आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और आज का चैप्टर है, एक नया चैप्टर होगा बच्चों। तो आप ध्यान से शुरू से ही चैप्टर में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी रहेगा पूरे चैप्टर में, और चीजें भी आपको क्लियर होती जाएंगी। अगर आपने शुरू की ही क्लास में ध्यान नहीं दिया तो बाद में क्या होगा, बाद में फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप चैप्टर में ध्यान देंगे तो बेसिक्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चों, आपका जो आज का चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे शुरू। काफी सारी चीजें आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो आपकी वो नॉलेज भी आज काम आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जो ये पेयर है ये युग्म हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेरिएबल मतलब चर होता है। क्या होता है, ये चर होता है, और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल कोई ऐसा अल्फाबेट, ऐसा वेरिएबल ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी टी। इस तरह से आप किसी चीज से भी, किसी भी अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि x को हम 3 भी लेट कर सकते हैं, x को हम 5 भी लेट कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है ना भाई, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, चर बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है। इक्वेशन, इक्वेशन यानी समीकरण। तो बच्चों, इक्वेशन भी आप पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इक्वेशन क्या होता है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इक्वेशन। 8th क्लास में भी आपके सामने आया होगा ये वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या चीज होती है, क्या वर्ड होता है, अब तो आपको पता होगा इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाए, बराबर का साइन आ जाए, बराबर है का, तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। मतलब बच्चों, ये ऐसी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी इसे बोल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर होता है। ये मतलब है इसका। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन में लिखता हूं 2x प्लस 3y, ये किसके बराबर होगा, ये 12 के बराबर होगा। मतलब ये जो बायां पक्ष है ये दाएं पक्ष के बराबर होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी जहां पे आ जाती है उसी को हम बोलते हैं बच्चों इक्वेशन, या फिर समीकरण हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि दो चीज बराबर होती हैं, तराजू देखिए बच्चों, आपने तराजू सामान लेके आते हो आप मार्केट से। अब तो खैर डिजिटल तराजू आ गई हैं, पहले इस तरह की आपके सामने तराजू होती थी। ठीक है, ये पहले की बात है। अब तो डिजिटलाइज होगी सब कुछ, तो डिजिटल आपकी तराजू आती हैं। लेकिन ये तराजू भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी। तो ये क्या होता है कि देखिए, दोनों तरफ बराबर वजन हो। ठीक है, तो क्या होती हैं, दोनों इक्वल होंगी अगर दोनों तरफ वजन बराबर होता है। तो बस यही चीज है बच्चों कि जो भी इक्वल वाली वो आ जाती है, जहां पे बात आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी आ जाती है, वो हो जाती हैं आपकी इक्वेशन बच्चों।
अब बच्चों आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब बच्चों रैखिक समीकरण। क्या होता है, देखिए ये वर्ड भी जरूरी है आपके लिए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण क्या हुआ बच्चों, देखिए कि जो भी इक्वेशन होगी आपके सामने, इक्वेशन तो अभी पढ़ा था, जो भी समीकरण होगा उसमें वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की पावर या फिर घात एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे हम लीनियर बोलेंगे बच्चों, उसे हम लीनियर बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं इसको कि हाईएस्ट पावर मतलब घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण में जो ज्यादा से ज्यादा पावर हो सकती है एक वेरिएबल की, एक चर की, वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती बच्चों। 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, एक से ऊपर मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो सकती, उसे ही हम समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपने देखिए क्लास 9th में क्या पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 9th में ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एग्जांपल से हम समझते हैं, एक उदाहरण से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x + 3y + 5 = 0। अब ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल, कितने चर दिख रहे हैं आपको, मुझे तो 2 चर दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 वेरिएबल हैं। और लीनियर कैसे हुई ये इक्वेशन, लीनियर इसलिए हुई क्योंकि जो वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, जो चर दिख रहे हैं, उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। लेकिन बच्चों अब क्या है आपके सामने, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गए। पेयर मतलब क्या है बच्चों, पेयर मतलब है कि इसके सामने, इसके साथ एक इक्वेशन और दे दी जाएगी आपको, जैसे मैं बोलता हूँ 6x + 7y + 8 = 0। तो ये देखिए कि ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है ही, पर ये क्या है, ये बच्चों पेयर है, युग्म है। तो इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। तो इसके आधार पे, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसी के आधार पे आप क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, घुमा फिरा के इसी के आधार पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो यही आप करेंगे। तो बच्चों पेयर का मतलब क्या होता है, ये चीज आप ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ऐसा नहीं होता, जैसे एक तो ये दे दिया आपको, ठीक है, पेयर के नाम पे अगर 6s + 7t + 8 = 0, एक तो ये है। और एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन मान लीजिए 2x + 3y + 5 = 0। अब यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दे दी, क्या इसको भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं? आप सोच के देखिए कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं, और ये 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण, इसलिए हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन बच्चों ये जहां तक इसकी बात होती है, इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते बच्चों, ये देखिए यहाँ पे तो चर है x और y,
यहाँ पे वेरिएबल हो गया x और y, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है s और t। तो वेरिएबल इनके, चर इनके दोनों इक्वेशंस के अलग अलग हो गए। यहाँ पे चर सेम होने चाहिए बच्चों, ठीक है, चर सेम होंगे तभी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते बच्चों, ये ध्यान रखना। अब ये पेयर इसी तरह हो गए, आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो दो जूते पहनते हो आप, तो उसको पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अलग अलग टाइप के आपने जूते पहन लिए, एक जूता दूसरे कलर का और दूसरा शूज दूसरे कलर का, ऐसा नहीं होता ना। या फिर मान लीजिए आप ये तो नहीं करोगे कि हाँ एक पैर में आपने शूज पहन लिया, एक पैर में आपने स्लीपर पहन लिया, चप्पल पहन ली। तो पेयर मतलब क्या होता है, इसीलिए उनको पेयर बोला जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ उनको हम पहनते हैं। तो पेयर ऑफ शूज जैसे हो गया, पेयर ऑफ स्लीपर्स जैसे हो गया, उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेयर मतलब होता है कि एक जैसे चर दोनों में दिखने चाहिए। इसमें एक्स वाई है तो इसमें भी एक्स वाई ही होना चाहिए। अगर पहले में एस टी है तो दूसरा जो उसका पेयर है उसमें भी वेरिएबल एस एन टी होना चाहिए। इस चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, वो चीज भी एक बार हम ध्यान में देते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगी उसके काफी सारे मेथड हैं, उसको हल करने के, सॉल्व करने के काफी सारे मेथड हैं। तो हल करने के या फिर सॉल्व हम करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए देखिए एक हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड। क्या आ जाता है, ग्राफिकल मेथड, जो आपने सीखा ही होगा। हम और भी इसको अच्छे से सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड मतलब बच्चों ग्राफीय विधि इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ग्राफीय विधि इसको बोल सकते हैं। ग्राफीय विधि इसको बोलेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ग्राफिकल मेथड से कर दिया। अब और होते हैं बच्चों, दूसरा तरीका होता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मतलब बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड हो गया बीज गणितीय विधि, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें जो बीज गणितीय विधि यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें तीन तरीके आते हैं, तीन मेथड आते हैं बच्चों। तो तीन मेथड कौन से आते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सभी तरीके आएंगे बच्चों आपके सामने, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कौन से मेथड आपके पास आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन, इसको प्रतिस्थापन विधि हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब एक मेथड आता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि। फिर इसके बाद एक और मेथड आता है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इसको हम बोल देंगे। तो बच्चों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसको लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं बच्चों। तो ये सभी तरीके हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और अब आप देख पाएंगे कि कोई भी तरीका आप लगाओगे सॉल्यूशन आंसर आपका सेम ही आएगा। बस आपको ये देखना है, ये आइडिया लगाना पड़ेगा, वो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन देख के कि किस तरह के क्वेश्चन में आप कौन सा इसमें तरीका यूज करेंगे तो इजीली आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन आती है उनकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, ये एक बारी देखते हैं। तो इसको ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये है x और y है, जो x और y है वो क्या है? वो वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल हैं। और जो ये ए बी सी है, ए बी और सी है, ये यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। वेरिएबल यानी बच्चों चर हैं यहाँ पे x और y। और जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी भी है। तो ये चीज होती है, ये फॉर्म होती है बच्चों, जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पे तो हम पेयर पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हम लिखेंगे यही चीज। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो गई। तो देखिए वेरिएबल यानी चर तो दोनों इक्वेशन में सेम होता है। हमने अभी डिस्कस किया था, अभी बात की थी कि दोनों जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगी, युग्म आएगा लीनियर इक्वेशन का, उसमें दोनों में चर क्या होंगे? सेम होंगे। तो वेरिएबल तो x और y दोनों में है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ये रियल नंबर्स हैं ये भी सेम हो गए यहाँ। तो इसको हम इन दोनों इक्वेशन में अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए को तो 1 लिख दिया, a1 और b1 और c1, a2 b2 और c2। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि ये पहली इक्वेशन का रियल नंबर कौन सा है और दूसरी इक्वेशन का नंबर कौन सा है। तो इनको हम दर्शा सकते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये हो गए रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इस फॉर्म में बच्चों, ये जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं उनसे हम कैसे कैसे उनका यूज करके और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या करना है आपको? ग्राफ की फॉर्म में और बीजगणित की फॉर्म में बताना है, ठीक है। लेकिन है क्या चीज ये मतलब आफ्ताब है, ठीक है। कोई आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब अपनी बेटी से बातचीत कर रहा होता है। तो वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। कितने साल पहले की? 7 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। और आफ्ताब बोलता है कि बेटी 7 साल जो पूर्व था, 7 साल पहले
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जितनी आयु तुम्हारी 7 साल पहले थी ना, उस टाइम पे मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा आयु का था, मेरी उम्र तुमसे 7 गुना थी, ये उसने बोला। और अब से 3 वर्ष बाद और आज के 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सोचो कि आप एक बार अपने माइंड में ये चीज इमेजिन करके देखो कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटी 7 साल पहले मैं तुम जितनी 7 साल पहले तुम्हारी उम्र थी उससे मैं 3 गुना ज्यादा था उम्र में, और अब से अगर 3 साल बाद की बात करें तो मैं तुमसे सिर्फ आयु में सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो देखिए ये कैसे हो सकता है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन बनानी है, इसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं। तो समीकरण कैसे बनेंगे वो चीज यहाँ पे आप ध्यान। अब देखिए सबसे पहले बोला गया है माना आफ्ताब की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं। तो चलिए माना आफ्ताब आफ्ताब माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। तो अभी जब वो बात कर रहा है अपनी बेटी से तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x ईयर्स है, x साल मान लेते हैं हम। अब इसका मतलब हमने जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है उसको x ईयर्स मान लिया, x साल मान लिया है। अब जो उसकी बेटी की उम्र है तो बेटी की वर्तमान आयु को हम क्या मान सकते हैं, बेटी की वर्तमान आयु को हम y ईयर्स मान सकते हैं, y ईयर्स मान सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली। आफ्ताब की वर्तमान आयु अभी जो आफ्ताब है वो x साल का है और उसकी बेटी है y साल की। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी हुई है उसी की मदद से हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये उम्र तो उनकी अभी की है लेकिन वो कर रहे हैं 7 साल पहले की, तो हमें ये 7 साल पहले के हिसाब से लिखना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ कि 7 साल पहले 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी थी बच्चों, आफ्ताब की आयु कितनी थी, आफ्ताब की उम्र थी बच्चों x साल तो अभी है, लेकिन अगर 7 साल पहले की बात करेंगे, सोचो कि आपकी जो भी उम्र है अगर 7 साल पहले की आपकी उम्र पूछी जाए तो कैसे बताएंगे आप, जो अभी जो उम्र है उसमें से 7 साल माइनस करके तो बताएंगे। तो आफ्ताब की अभी की जो उम्र है उसमें से हम 7 साल माइनस कर देते हैं, तो इतने साल होगी आफ्ताब की 7 साल पहले की उम्र। और अब अगर उसकी डॉटर की बात करें, बेटी की बात करें, आफ्ताब की डॉटर की बात की जाए तो उसकी उम्र कितनी है अभी, y वर्ष है, तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स होगी, ठीक है। तो ये उनकी 7 साल पहले की आयु होगी, उम्र हो गई। तो इसको अगर हम इसका समीकरण बनाते हैं तो कैसे बनेगा, इसका समीकरण आप बना सकते हैं x माइनस 7 और y माइनस 7 यही है। तो y माइनस 7 किसकी उम्र है 7 साल पहले, आफ्ताब की बेटी की,
और x-7 आफताब की 7 साल पहले की उम्र है। लेकिन आफताब ने तो बोला था कि 7 साल पहले आफताब अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये आफताब की उम्र है, ये किसकी है? आफताब की उम्र है 7 साल पहले, और ये उसकी बेटी की उम्र है, डॉटर की। तो सोच के देखिए कि 7 साल पहले आफताब छोटा था या उसकी बेटी छोटी थी। तो दोनों में से आफताब की बेटी छोटी थी और आफताब अपनी बेटी के 7 गुना था उम्र में। तो जो छोटा था उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, तभी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ये इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अभी तो ये बराबर नहीं है ना, क्योंकि बेटी की उम्र कम है, आफताब की ज्यादा है। अगर मैं जो बेटी की उम्र है 7 साल पहले, उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुना कर दूं, तो वो अपने पिताजी की उम्र पे पहुंच सकती है। मतलब अगर इसकी जो बेटी की, डॉटर की 7 साल पहले उम्र है, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आफताब की एज के बराबर हो गई। तो ये हमने क्यों किया बच्चों? ये इक्वेशन के लिए किया, ताकि हमें इक्वेशन मिल जाए और इक्वल टू का साइन हम लगा सकें। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x-7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को 7 से, कितना हो गया? 7y माइनस 7 इंटू 7 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके जाएंगे, तो x-7y, y अगर 7y इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। और ये 7 है, इसको अगर हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके 7 हो जाएगा प्लस का। x-7y, और देखिए -49 प्लस 7, तो माइनस प्लस इसको माइनस करेंगे और माइनस करके क्या आएगा आंसर? 49 में से 7 माइनस हो गया तो 42 आ गया। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा होता है, तो 49 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। ये आपके पास हो गया पहला समीकरण, पहली इक्वेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे तो पेयर ऑफ इक्वेशन आएंगी हमारे पास, 2 समीकरण आएंगे बच्चों। तो 2 समीकरण आप कैसे निकाल सकते हैं? दूसरी बात भी बोली थी आफताब ने, क्या बोली थी कि 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद की बात उसने कुछ बोली थी। देखते हैं क्या बोली थी। उसने ये बोला था, क्वेश्चन एक बारी हम दोबारा निकालते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये बोला था। तो इसी से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं बच्चों। और स्टेटमेंट क्या बनेगी? ये हम बोल सकते हैं कि 3 वर्ष बाद या आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष बाद आफताब की एज कितनी होगी? आफताब की उम्र कितनी होगी? आयु कितनी होगी? आफताब एज, जो आफताब की वर्तमान आयु है उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 3 साल बाद आफताब की उम्र आ जाएगी, आयु आ जाएगी। और उसकी डॉटर की एज कितनी आ जाएगी? डॉटर्स एज कितनी आ जाएगी? अगर जो उसकी बेटी की उम्र है उसमें 3 साल जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो 3 साल बाद की उसकी बेटी की उम्र आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन बनानी है इससे। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? देखिए x प्लस 3 है और y प्लस 3 है। अब फिर से हम वही करेंगे। इस बार क्या बोला है? आफताब ने बोला है कि बेटी 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब बेटी से वो कितना बड़ा होगा? 3 गुना। तो बेटी की उम्र को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो वो आफताब की उम्र के बराबर हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 या 9 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और ये 3y दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 9 3 यहाँ पे है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। x माइनस 3y है बराबर है 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 हो गया यहाँ पे। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। कौन सा?
दूसरा समीकरण यहाँ पे आ जाता है। अब बच्चों इन समीकरण को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं और क्या वैल्यू आती है एक्स और वाई की हम यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम समीकरण एक है, इक्वेशन 1 है, समीकरण पहला था, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण पहला क्या था, एक बारी हम उसको यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, x माइनस 7y बराबर है -42, यही था समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब बताइए कि इसमें हम ऐसे y की क्या वैल्यू रखें जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगी -42। -42 काफी बड़ी आ जाती है, इसीलिए ग्राफ में जब हम इसको बनाएंगे तो काफी हमें बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू 7 रख देते हैं, y की वैल्यू 7 रख के देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y एज 7, तो x कितना आ जाएगा, देखिए x ये समीकरण है, x माइनस 7, y की जगह अगर हमने 7 रख दिया तो क्या होगा, y की जगह हम यहाँ पे 7 रखेंगे और इक्वल टू -42 है। x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 हो गया। और दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा बच्चों, किसका, प्लस का हो जाएगा। तो ये +49। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42, माइनस का है 49 प्लस का है, दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और साइन होगा प्लस का क्योंकि 49 बड़ा है। तो अगर आपने x y की वैल्यू 7 रखी तो x की वैल्यू भी 7 ही आ जाएगी। अब अगर हम y की वैल्यू 6 रखते हैं, तो अगर y की वैल्यू 6 रखते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 7, अब पुट y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आप 6 रखेंगे तो देखिए x -7, 6 इज इक्वल टू -42 है। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा 0, कैसे, 7 6 42 और ये भी -42 है, तो x इज इक्वल टू -42। दूसरी तरफ ये 42 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस प्लस 0 हो जाता है ये। तो यानी अगर हम 6 रखते हैं y तो x 0 आ जाता है। तो देखिए x और y की वैल्यू हमें यहाँ से ये प्राप्त होती हैं, ये मिलती हैं। अब दूसरे समीकरण में देखिए आप, समीकरण अगर अगले वाला समीकरण आप लिखेंगे तो समीकरण दूसरा क्या आया था आपके पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यही आया था बच्चों। अब इसको आप x और y के लिए सॉल्व कीजिए, x और y है। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते तो ये पूरा 0 हो गया और x 6 आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू -2 रख दें तो y की वैल्यू देखिए -2 रखने पे क्या आएगा, x -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6 और x माइनस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 - 6 और ये आ गया 0। तो -2 रखने पे x 0 आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ पे इसको कैसे दर्शाते हैं ये आप देखेंगे। एक यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम कितने तक ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे नंबर्स कहाँ तक लेने हैं, वो बच्चों आपको यहाँ से पता लगेंगे। देखिए यहाँ पे -2 है, जो y है मैक्सिमम -2 है और x है ज्यादा से ज्यादा 6 है। यहाँ पे देखेंगे y कितना है, 6 7, ज्यादा से ज्यादा 7 है और x भी 7 है, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा 7 तक हमारे पास नंबर हैं। तो हम y ज्यादा से ज्यादा 8 तक ले सकते हैं, उससे ऊपर कोई फायदा नहीं है लेने का। तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे,
आपको ये पता होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस वाले नंबर्स आते हैं, यहाँ पे ये हो गया वाई, और यहाँ पे माइनस वाले आते हैं माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर प्लॉट करें तो किस तरह से लिख सकते हैं इन नंबर्स को बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखें तो -1 -2 -3 4 5 6 7 और -8। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे माइनस वाले आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो इस तरह से बच्चों आप ये ग्राफ बना सकते हैं। अब जो आपके सामने इक्वेशन 1 का जो वैल्यूज आई थी वो देखिए कौन सी आई थी। इक्वेशन 1 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये तो इक्वेशन 2 की है। इक्वेशन 1 की आई थी आपके पास कि x 7 है और y भी कितना है? 7 है, या फिर x 0 है तो y 6 है। ये दो आई थी, x 7 है तो y भी 7 है, x 0 है तो y 6 है। तो इसको प्लॉट करते हैं। x 7 है, यहाँ पे 7 दिख रहा है हमें, और y कितना है? y भी यहाँ पे 7 है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? ये कहीं जाके लगभग देखिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि x और y दोनों 7 हैं, ठीक है, 7 है। अब दूसरी क्या थी? दूसरे में आप देख सकते हैं समीकरण जहाँ पे 1 है, अगर x 0 है तो y कितना है? 6 है। तो x 0 यहाँ पे होगा और y 6 यहाँ पे होगा, तो ये 0 और 6 हो गया। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, ये क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन यहाँ पे होगी। अब देखिए दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी दूसरे समीकरण की? अगर x 6 है तो y 0 है, और x 0 है तो y -2 है, यही है। तो x 6 है तो y 0 है, तो x पे चलेंगे हम कितना? 6, और y तो 0 ही है, तो ये हो गया 6 और 0। अब देखिए अगर x -2 है तो y 0 है, तो x -2 यहाँ पे होगा, तो y तो 0 है ही, तो x -2 और y 0 है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ की देखिए इसकी लाइन कौन सी आती है? इसकी लाइन अगर हम बनाएंगे तो ये सीधी लाइन बनेगी इस ग्राफ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हो जाती हैं बच्चों। इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या थी? पहला जो समीकरण था वो था x - 7y = -42। x - 7y, ये 42 इसके ऊपर आ गया है, तो इसको हम थोड़ा इक्वेशन को ही अलग लिख देते हैं। x - 7y = -42। एक समीकरण तो ये हो गया बच्चों, और जो समीकरण 2 था उसकी लाइन कौन सी आई है? उसकी लाइन ये नीचे वाली आई है, ये आई है x - 3y = 6। x - 3y = 6। तो बच्चों इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो बच्चों इसको एक बार आप दोबारा देखिए कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है और हमने इक्वेशंस कैसे बनाई है। थोड़ा लंबा तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा ही, लेकिन ये आपका अच्छे मार्क्स में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इसकी हमने स्टेटमेंट्स बनाई, इक्वेशन बनाई। अब हमने क्या क्या इक्वेशन बना के इसको आगे सोल्व किया इक्वेशंस को। तो इस तरह से बच्चों आप ये ग्राफ बना देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हमने काफी सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सीखे और हमने क्वेश्चन करके देखा, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कितनी आसानी से हो गया। अब आप खुद करके देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कितना समझ में आया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।